नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे वन्य जीवों के खुले पांव, दहशत में गांव गांव। एक हफ्ते के अंदर उनका टाइम बॉन्डेड उत्तराखंड में लंबे समय से मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है। अब खाने की तलाश में खौफनाक जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। ये एक ऐसी समस्या है जो उत्तराखंड के जीवन जीविका और समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोग तेंदुआ और भालू के आतंक की वजह से अपने गांव तक छोड़कर शहरी इलाकों में बसने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे आपको बता दें कि तेंदुओं की उत्तराखंड के शहरों तक पहुंच बहुत आसान हो गई है और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्रीय संस्थाएं इसके समाधान के लिए अब तक अच्छा खासा धन भी खर्च कर चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, बल्कि ये अपने विकराल रूप में और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता जा रहा है। आए दिन भालू के हमले से लोगों की जान जा रही है, तो वहीं वन विभाग भी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और इसी से आक्रोशित होकर राजधानी देहरादून में वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदयाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने घेराव किया। वन मुख्यालय में धरने पर बैठे साथ सरकार और विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। आज चर्चा इसी पर करेंगे, खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2025 में रुद्रप्रयाग जिले के भीतर गुलदार के हमलों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 लोगों को गुलदार ने घायल किया। इसी तरह इस साल अभी तक भालू के हमले से 14 लोग घायल हो चुके हैं। साल 2022 से अभी तक के आंकड़ों पर गौर करें तो जंगली जानवरों के हमले में सबसे अधिक लोगों की मौत और घायल जिले में इसी साल 2025 में हुए हैं। इन दिनों भी अलग अलग क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक बना हुआ है। पौड़ी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने आज भी पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के गडोले से डांडरी लिंक मोटरमार्ग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती गुलदार की घटनाओं और उसके आतंक के खिलाफ आक्रोश जताया है और क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की मांग की है। वहीं प्रदेश में हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। इस मामले में हाई लेवल बैठक भी की जा चुकी है। मानव वन्यजीव संघर्ष में जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें 4 लाख दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख किया गया है। जो लोग घायल होंगे उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और निःशुल्क में उन्हें उपचार दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लगातार मानव वन्यजीव घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक कई लोग परेशान हैं। पहाड़ों में भालू व गुलदार का हमला आए दिन हो रहा है, वहीं मैदान में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इसी से आक्रोशित होकर राजधानी देहरादून में वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदयाल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने घेराव किया। वन मुख्यालय में धरने पर बैठे साथ सरकार और विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं आज हुए धामी कैबिनेट के फैसले पर भी वन्यजीव संघर्ष में घायलों को मुफ्त इलाज के साथ मृत्यु होने पर धनराशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपया किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। वन्यजीव मानव वन्यजीव संघर्ष में जब किसी की दुखद मृत्यु होती थी 6 लाख रुपये दिए जाते थे, अभी इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। और घायलों का जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों ही आपने देखा होगा प्रेस नोट भी जारी हुआ था, उन्होंने कहा कि उसका पूरा खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। आज 24 तारीख को 22 नवंबर का लेटर ये आज 24 तारीख को धरना स्थल पर वन विभाग के रेंजर द्वारा दिया गया, एसडीओ द्वारा दिया गया और इसमें भी स्पष्ट नहीं है, ये लिख रहे हैं कि जो
कोटी से और ढंडरी की जो दूरी हवाई रेंज है वो 3.8 किलोमीटर है। अब आप लगाइए कि दो तरह के इन्होंने आदेश किए हैं। कोटी में इन्होंने मारने का आदेश किया है, ढंडरी में ये टेंगोलाइज करने के आदेश दिए हैं। अब ये पहले तो ये स्पष्ट करें कि बाघ एक ही है कि अलग अलग है। वही बाघ यहां पर भी है जिसने कोटी में आक्रमण किया है, जिसको महिला को मारा है, वही बाघ क्या ढंडरी में भी है? तो इसका हवाला क्यों दिया है इन्होंने कोटी का? उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी जिले हों चाहे मैदानी जिलों में अलग अलग तरीके से जंगली पशुओं का मानव जीवन को क्षति पहुंचाना लगातार बदस्तूर जारी है। जो संपत्तियां हैं, लोगों की निजी संपत्तियां, उनको नुकसान पहुंचाना बदस्तूर जारी है। मैदानी जिलों में हाथियों के द्वारा, नीलगायों के द्वारा और पहाड़ी जिलों में बाघ, भालू और जंगली बंदर, इनके द्वारा तमाम लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। कल रात की घटना है कि कोठी गांव में, पौड़ी गढ़वाल के कोठी गांव में एक महिला की बाघ ने हत्या कर दी। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल में ही बीरों खाल और ढाईजुली जैसी जगहों पर सैकड़ों पशुओं को भालुओं ने निवाला बना दिया। उत्तराखंड में इन दिनों मानव वन्य जीव संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि आए दिन कहीं न कहीं से गुलदार, भालू, बाघ, हाथी समेत अन्य वन्य जीवों के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं तो वहीं कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं। जंगली जानवरों के हमले को लेकर आम लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच राजनीतिक दलों ने भी इस पर बहस तेज कर दी है। इधर वन्य जीवों को लेकर कांग्रेस खुद की टास्क फोर्स ग्रामीण स्तर पर बनाने का विचार कर रही है। उधर बीजेपी वन्य जीवों पर कांग्रेस के सड़क पर उतरने को राजनीति बता रही है। क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से जनता में भय का माहौल है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जंगल में घास लेने के लिए जो महिलाएं जाती थी वो नहीं जा पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोग रोजमर्रा के काम निपटाने में भयभीत हैं, क्योंकि भालू का जो आतंक है उससे पूरे उत्तराखंड में आप देख लीजिए, चाहे आप कुमाऊं से देख लीजिए, गढ़वाल मंडल के बहुत से इलाकों में भारी हमले हुए हैं। बहुत जान माल की क्षति हो चुकी है। बाघ का हमला है। इसी तरीके से जंगली सुअरों के आतंक से फसलें चौपट हो रही हैं। तो लोगों में एक तरीके से जंगली जानवरों के प्रति आक्रोश पैदा हो गया है। इन 25 वर्षों में ये देखा जाए कि उत्तराखंड जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और वनों में जंगली जानवरों के राशन की बहुत कमी हो चुकी है, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। तमाम सत्ताएं अपने पद का दुरुपयोग करके जंगलों में बड़े बड़े रिसोर्ट खड़े कर रहे हैं, जिस कारण जंगली जानवरों को अब जंगल में खाद्य पदार्थ की कमी हो रही है। उदाहरण आपके सामने है, भालू आए दिन आदमियों पे हमले कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की मंशा कुछ और है। कांग्रेस वन्य जीवों और मानव के इस संघर्ष की आड़ में जो एक माओवादी और एक अराजकता का माहौल प्रदेश में पैदा करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी समझती है। और इसे लेकर जो ये बयान कांग्रेस से अब ये आए हैं, तो ये कांग्रेस के चाल चरित्र और अपने उनके एक चेहरे की सच्चाई बयान करते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। तो वहीं अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 1 माह के बाद भी गुलदार के न पकड़े जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पौड़ी में ग्रामीणों 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी बढ़ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में क्या वन विभाग अब इस संघर्ष को रोकने की दिशा में काम करेगा, देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से भाजपा कांग्रेस रमन हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और कांग्रेस से इंदु मान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। पीसी थपलाल जी भी हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से। और पर्यावरणविद राघवेंद्र बद्री पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं भाजपा के कमलेश रमन जी के साथ में। कमलेश जी, भालू और तेंदुओं की दहशत ऐसी है कि लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
कमलेश जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। जी, सवाल सुना नमस्कार, आपने? हाँ, बोलिए मेरी मैम। आवाज आ रही है? जी, बोलिए। जी जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम इस समय जंगली जानवर जो है गांव की तरफ रुख कर रहे हैं या रिहायशी इलाकों में आने का जो है उनका सिलसिला जारी है। लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि सरकार इसके लिए बिल्कुल गंभीर है और जिस तरीके से हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों की मदद कर रहा है और जो एक तार बाड़ की जो प्रक्रिया होती है उसको भी करने का काम कर रहा है। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जंगली जानवर कहीं बाहर रिहायशी इलाकों में जब उनको आदत सी जैसे हो गई है जैसे लगभग लगभग, तो उसको रोकने की कोशिश हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है कि किस तरीके से हम उन्हें रोकने का काम करें, चाहे तारबाड़ के जरिए, चाहे उनको हम जो उनका पिंजरा होता है उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो है अपने नंबर प्रोवाइड किया कर रखे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके साथ टीम के साथ ये कार्य करने का काम करते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और जनप्रतिनिधियों के साथ में एक वार्ता भी करी थी कि कैसे सामूहिक रूप से हम इन जंगली जानवरों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने गांव के लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो जानवर हैं उनको कोई सिखाया पढ़ाया तो जाता नहीं है, जिधर को रुख हो गया उधर को चल पड़ते हैं। लेकिन जहां पर उनकी ज्यादा आवागमन है, जहां पर उनका जाने का ज्यादा सिलसिला जारी है, वहां पर हमारे कर्मचारी मुस्तैद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो ये घटनाएं देखने को मिल रही है, वाकई ये दुखद भी है और इसके लिए सरकार बिल्कुल गंभीर है। और सरकार ने अपनी तरफ से जो हमारे घायल हैं उनको इलाज करने के लिए भी निःशुल्क रखा है और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए भी पूरी ये कोशिश की जाती है कि कोई घटना ना हो, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि कोई भी जानवर हमारे मानव को नुकसान पहुंचाए या गांव में आ जाए या किसी को दिक्कत परेशानी हो। तो सरकार अपनी तरफ से ठीक ये है। कवायद करती है कि कर्मचारियों के माध्यम से चाहे वहां तारबाड़ हो, चाहे जो हमारे बिजली के जो तार जो करंट रात को दिया जाता है वो उसमें किया जाए। तो क्योंकि रिहायशी इलाके हैं उनको कभी-कभी जो हमारे बाहर जो लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं या जो हम खाने-पीने का सामान डाल देते हैं, तो कहीं न कहीं उसको देखते हुए वो उनकी उसकी खुशबू सूंघते हुए जब वो बाहर आते हैं तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे कर्मचारी लगातार लोगों के बीच में हैं और उनको जो है उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उनको प्रशिक्षण भी देने का काम कर रहे हैं। और पहले भी ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे जो पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ में बैठ करके अधिकारियों ने जो है इस प्रशिक्षण की बात करी थी कि कैसे हम बचा सकते हैं और कुछ संसाधनों के रूप में वहां पर गांव के आसपास भी रखे हैं और वहां जगह जगह इस तरह के कैंप खोले गए हैं कि ताकि कोई जानवर इस तरीके से आए तो जल्दी से जल्दी हमारा कर्मचारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी उस स्थान पर पहुंच सके जहां पर ये घटनाएं घट रही है। और दुखद है बिल्कुल, देखिए इसमें हम सब साथ हैं, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर के कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि हम कैसे अपने जंगली जानवरों से अपने लोगों को बचा सकते हैं। ऐसी कोई सलाह, ऐसा कोई मशवरा, ऐसी कोई जो है सलाह होनी चाहिए हमारे सभी लोगों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार की अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी जानवर के माध्यम से हमारे व्यक्ति का कोई भी इस तरीके से हरण ना हो, कोई भी जानवर हमारे लोगों के ऊपर हमला ना करे। ये दुखद है, मैं मानती हूँ इस चीज को। जी करिए। ठीक है, लौटेंगे। लेकिन मैम आपने जो कारण बताया कि भाई देखिए खाने पीने की चीज़ों को सूंघते हुए चले आते हैं, ये इतना आसान नहीं है और वन विभाग फेल नज़र आ रहा है, पूरी तरीके से लोग परेशान हैं। और क्या ये वाकई यही कारण है वन्य जीवों का मानव बस्ती में आने का? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खैर, और मेहमानों को जोड़ते चलते हैं। कांग्रेस से इंदु मान जी हमारे साथ में। स्वागत मैम आपका। इंदु मान जी, क्या कहना चाहेंगी? खाने की तलाश में क्या वाकई गाँव में जंगल के जानवर घुस रहे हैं या इसके पीछे का कारण कुछ और है? सभी को नमस्कार। देखिए, जो वन है उनके लगातार कटान हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। चाहे उसका कारण कुछ भी हो, उसका कारण फैक्ट्रियां लगाना हो या फिर स्मगलिंग हो, लेकिन वन का कटान अंधाधुंध चल रहा है। वन विभाग को जितना सक्रिय अपने ड्यूटी पर, अपने फर्ज पर होना चाहिए, वन विभाग उतना सक्रिय यदि हो तो जो घटनाएं हैं जंगली जानवरों द्वारा मानव पर, वो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि कम होंगी। पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया कि लगातार घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। घटनाएं देखिए पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है,
कि पहले हाईवे नहीं बना हुआ था सिंगल रोड होती थी। हम लोग तो जब से उत्तराखंड बना है तब से तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग देहरादून को होता है, और हाथियों के अटैक कारों पर इतने हो जाते थे कि कार पलट जाती थी। लेकिन अब जब हाईवे बना है तो कॉरिडोर कई जगह बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है। नंबर वन कटान, जो अवैज्ञानिक तरीके से वनों को काटा जा रहा है, इस बात को मैं मुख्य कारण कहूंगी। और जो वन विभाग है उतना गंभीर हो, ऊपर से सरकार यदि और अधिक गंभीर हो पर दोनों ही का तालमेल यदि गंभीरता से काम करेगा तो जो घटनाएं निश्चित रूप से कम होंगी। सरकार जो जिन पे हमले हो रहे हैं उनको क्या दे रही है ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है, अच्छी बात है कि उनको अच्छा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, जो पहाड़ों में पहले खेती होती थी, अब वो भालू के कारण, बंदर के कारण, ये अन्य जंगली जानवरों के कारण वो लोग खेती नहीं कर पा रहे। ये भी एक कारण बन रहा है उन वहाँ के वाशिंदे पहाड़ी व्यक्तियों का कि वो पलायन वहां से कर लेते हैं, क्योंकि खाने को जब है नहीं तो नीचे से बहुत महंगा हो जाता है उनको। तो ये भी एक बहुत मुख्य, क्योंकि पिछले समय हम बार बार कुछ ना कुछ कारणों में पलायन एक कारण आ ही जाता है। तो उसमें यह कि बहुत लोगों से वैसे भी संपर्क रहता है, हम भी आते जाते रहते हैं पहाड़ में, तो खेती नहीं कर पा रहे वहाँ के लोग। पहले इतना उगा लेते थे कि खुद के भी उनके काम चलते थे और नीचे भी उनका सप्लाई होता था, लेकिन अब उतना नहीं हो पा रहा है। खेती तो वास्तव में चाहे नेचुरल रीजन हो, प्राकृतिक हो या फिर, लेकिन सरकार को देखिए, पहाड़ का अगर विकास करना है, उत्तराखंड का जो कि बेसिक मुद्दा था बनाने का कि पहाड़ों का विकास हो, उस ओर विशेष ध्यान ना देकर कुछ अलग ही मुद्दों की ओर ध्यान है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में कारण है। आपने जो बनाया जा रहा है। ठीक है इंदुमान जी, लौटते हैं आपके पास में, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ते चलते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से पीसी थपलियाल जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल जी, क्या कहना चाहेंगे? वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गुलदार, तेंदुए का आतंक हम देख पा रहे हैं, हाथी मैदानी इलाकों में आतंक कई बार ढाने लग जाते हैं। मानव जीवन के लिए अपने आप में समस्या है। असल जिम्मेदार इसके पीछे कौन है? क्या वन सही तरीके से जो वन की सीमा थी उसको मानव पार करता जा रहा है, या पेड़ों की जो कटान है वो इसके पीछे एक कारण है? किसकी गलती है कि आखिर आज लोगों को दहशत में रहना पड़ रहा है, रिहायशी इलाके के लोगों को भी? हमारे जो पलायन के कारण जो भुतुआ गांव बन चुके हैं वे भी जंगल में कन्वर्ट हो चुके हैं। भले लोग ये कहते हो कि हम इंटरवेन कर रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो तब हम जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। अब सिस्टम गैस है, सब कुछ है, तो और आदमी नहीं है, अब हम जंगलों में नहीं जाते। फिर रिजर्व फॉरेस्ट सरकार के कानून इतने सख्त बन गए हैं कि जंगल हमसे बहुत दूर हो चुके। लेकिन जहां तक उत्तराखंड की सरकार है, ये सरकार है नहीं, हमारा एक पत्थर है हमारे सिर पे, क्योंकि इस सरकार ने हर फील्ड में फेल है। यही नहीं, वन विभाग नहीं फेल, इसका शिक्षा फेल, स्वास्थ्य फेल, राजस्व फेल, इसका सब कुछ फेल है। एक ही चीज है कि ये केवल राज्य को बेचने में उतारू है, और जितने संसाधन है हमारी जमीनों को बेचने का एकमात्र ठेका मिला हुआ है इस मुख्यमंत्री को। अगर ये बारीकी से देखा जाए तो हमारे बगल में जो हिमाचल है उसके कानूनों को ही ये अभागा उत्तराखंड माने तो हम लोग बंदरों से, सुअरों से और इन जानवरों से बच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं। लेकिन यहां तो इनको फुर्सत थोड़ी है, इनका ध्यान टक की है कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है और मैंने कैसे नाचना है, कैसे कहां से कहां की जमीन को कहां हैंड ओवर करना है। इसको ये फुर्सत थोड़ी है कि हिमाचल का जो कानून है वहां पे आप अगर यहां पे उसी चीज का विश्लेषण होता, लेकिन विश्लेषण करके फायदा नहीं है, किसको बोले, भैंस के आगे बीन बजाए। यहां जहां कहीं भी हम फेस करते हैं डिबेटों में भाजपा को, तो ऐसे अटैक करने आते हैं, वैसे ही अटैक करते हैं जैसे हमारे गांव में बंदर हम पे अटैक करते हैं, खी करके वैसे ही अटैक करते हैं ये भाजपा के प्रवक्ता। जहां कहीं भी मैं बहुत से चैनलों में, राष्ट्रीय चैनलों में भी जाता हूं, बड़ी दया आती है मुझे कि वे मुद्दों से भटक कर ऐसी बातें करते हैं
कि जानवर सूंघ सूंघ के आ रहे हैं, खाना सूंघ के। पता खाना बना कौन रहा है? गांव में खाना है ही नहीं। खाना खाने वाले तो प्लान कर चुके हैं शिक्षा स्वास्थ्य के कारण। आज बहुत ही मुश्किल से जीवन जी रहे। दूसरी चीज क्या है, अगर इनको पूछा जाए कि आज भालू एग्रेसिव क्यों हुआ है, तो शायद भाजपा का प्रवक्ता नहीं बता पाएगा। आज रिसर्च हो रही इस चीज पे कि भालू कभी इतना एग्रेसिव नहीं होता था, वो मानव पे अटैक नहीं करता था। बाघ मैडम अपने आंगन में सोए रहते थे बच्चा, और बाघ घूम के चले जाता था, हम पे अटैक नहीं करता था। बाघ का एक बहुत, अगर हम उस चीज को देखें, हम लोग बिल्कुल वन में रहने, लेकिन अगर हमें जंगली आता था। जानवर है तो बचाव तो जरूरी है ना थपलियाल साहब। आप देखिए ये तो ये नहीं। एग्रेसिव क्यों हुआ है, सवाल ये है कि आज जो भालू कभी अटैक नहीं करता था, वो अटैक क्यों कर रहा है? आज जो गांव में इन्होंने क्या किया है कि आज मैंने कई बार बोला कि तुम हमें अपने खेतों में जो मेरे पेड़ हैं उसको क्यों नहीं काटने देते, कि हम उन पेड़ों को काट करके, और हमारा ध्यान अपने गांव, जरूरी नहीं है हम फसल उगाएं, हमें जिंदा रहने के लिए अगर तुम कहीं ना कहीं हमारी किसी भूमि को हमारी तरफ करने का, लाने का प्रयास करोगे, तो हमारा झुकाव मेरी गांव की तरफ होगा। मेरे बच्चे गांव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने चारों तरफ से अंधेरा कर दिया है। इन्होंने नौकरियों के मामले में जो बेच रहे हैं, नौकरियों का जो सौदा हो रहा है, तो बच्चे जाएं तो जाएं कहां? इन्होंने जो अग्निवीर होकर हमारे पहले पूरे पुरुष सैनिक भरे रहते थे गांव में, सुबेदार साहब, कैप्टन साहब, अब वो अग्निवीर इन्होंने वो भी ठेके में कर दिए। जिस तरह से मेरे उपनल कर्मचारी आज खून के आंसू रो रहे हैं, उसी तरह से मेरे फौजी भी खून के आंसू रो रहे हैं, और ये बकवास करते जा रहे हैं कि अग्निवीर ऐसा, अग्निवीर। अरे अपने बच्चों को कभी 4 साल की फौज में धकेल को देखो। आज जो स्थिति इन्होंने हमारी कर दी है चारों तरफ से, चारों, मैं बता नहीं रहा कि किसी भी फील्ड में अगर ये सफल हो कि प्रवक्ता बताए कि हम राजस्व में हमारा पटवारी काम कर रहा है, इनका पटवारी हमारी जमीनें फुर्द कर रहा है, माफियों को दे रहा है, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने एग्जाम्पल दिए हैं सिंगताली में, मतलब पूरी जमीन बेच दी इनके पटवारी और नायब तहसीलदार ने, और हम शिकायत करते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहां सरकार नाम की चीज नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं कि हमें जनता और किस तरह से ये अपने लोगों को जितवाने का काम करते हैं, किस तरह से हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं और हमारे सिर में रखते हैं। और वो मुख्यमंत्री हाथ बीच कर जॉर्ज एवरेस्ट का भी हमारा मान सम्मान होता था, वो आज इसने बेच दिया है, जिसको मुलायम सिंह नहीं बेच पाया। मैं कभी कभी इतना एग्रेसिव इसलिए हो जाता हूं कि क्योंकि मैंने वो देखा है जमाना जहां लोकतंत्र था। आज मैं अपने फील्ड मार्शल को जला के आ रहा हूं, और मैंने देखा इस मुख्यमंत्री को वहां जाने का टाइम नहीं मिला। ऐसा मुख्यमंत्री, माफियों द्वारा संचालित मुख्यमंत्री, और घड़िया शुरू होता है हमारे सामने। ठीक है, चलिए, और मेहमान हमारे साथ में उनको भी चर्चा में जोड़ते चलेंगे। राघवेंद्र बद्री जी हमारे साथ में हैं, और दीपेश शर्मा हमारे साथ में यूकेडी से अभी भी जुड़े हुए हैं। पहले दीपेश जी का रुख कर लेते हैं। दीपेश जी, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, दीपेश जी क्या कहना चाहेंगे सर, इस संघर्ष का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, पर्यावरण के लिहाज से अगर एक नजर डालें तो कहीं ना कहीं मानव जीवन ने भी जिस तरीके से एक विस्तार किया है, क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है, ये भी अपने आप में एक गलती है। जी गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड आप सभी को। जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलियां कुछ लोग जो इस बीच हताहत हुए हैं वन्य जीव के कारण, कुछ एक जो परिवार अभी सदमे में हैं, दुख में हैं, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और बिल्कुल जो जंगली जानवरों का इस समय आतंक कह लीजिए, या उनका जो भटकाव जंगल से रिहायशी गांव घरों की ओर हो चुका है, ये वास्तव में एक सोचनीय बात है, सोचनीय मुद्दा है।
और आजकल ये तूल इसलिए ज्यादा पकड़ रहा है क्योंकि मीडिया और आप लोग हम सबके पास में मोबाइल है और कहीं ना कहीं कवरेज मिल जाती है, तो इस वजह से ज्यादा ये मुद्दा जो है गर्म है या गरमा रहा है। ठीक है। पर अगर देखा जाए तो गांव घरों में जंगली सूअर का आतंक जो है वो प्रतिदिन बना रहता है, पूरे माह बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है, और उस पर भी कोई ठोस योजना मैं कहूं नहीं है सरकार की। ये एक सवालिया निशान है। आप यहीं हमारे चंपावत में आइए या अल्मोड़ा जाइए, आप पौड़ी जाइए, टिहरी जाइए, किसी भी जिले को जाइए, आपको चलिए गुलदार और भालू तो ठीक है, वो एक अटैक कर रहे हैं, वो एक मुद्दा है, वो एक सोचनीय विषय है, उस पर चर्चाएं भी होनी चाहिए, उस पर एक्शन भी लिए जाने चाहिए, सुझाव भी दिए जाने चाहिए। सारा काम विपक्ष का ही है, पक्ष के पास तो पैसा गिनने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, सुझाव भी दिए जाएंगे, वो मिलेंगे, देखते हैं उन सुझावों पे कितना काम होता है, या बाद में फिर से बजट का गीत गाया जाएगा, 1,00,000 करोड़ रुपए जो है वो कहीं खपा दिए जाएंगे और बजट का गीत गाया जाता है, या हमारे सुझावों पे काम होता है, ये भी देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एक गिरदा की, कुछ हमारे जो गिरदा थे कवि, उनकी एक लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि बंगले में जंगला लग जाए और जंगल में बंगला बन जाए, वन बिल ऐसा लागू होगा, मरे भले बनवासी, पानी बिच मीन प्यासी और खेतों में भूख उदासी। ये जो 4 लाइनें हैं बहुत ज्यादा सटीक बैठती हैं। घर घरों में पलायन हो चुका है, बंगले में लग गया है जंगला, और जंगल में बन रहा है बंगला किसका? जो बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं, हमारे जंगलों को काट रहे हैं, स्पेशल प्राइवेट सड़कें बना रहे हैं, वन विभाग की कोई आपत्ति नहीं लग रही है। किसी एक गांव के लिए सड़क मांग ले हम तो गुनाह हो जाता है। मुझे खुद चलकर देहरादून आकर वन्य एवं जंगल विभाग में कई बार जाना पड़ जाता है, अपने लोगों की आवाज लेकर जाना पड़ जाता है, कहते हैं बुरांस का पेड़ है, राज्य का वृक्ष है ये, तो इसे बचाना जरूरी है। चाहे उस बुरांस के 500 बुरांस के पेड़ के पीछे 2000 आदमी मेरा पैदल चल रहा हो तल्ला देश का, वो चलता है, लेकिन वो 500 बुरांस के पेड़ काटे। बिल्कुल, यानी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से शिकायतें भी हैं। सर, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, वापस लौटेंगे और मेहमानों को भी चर्चा में हम जोड़ते चलेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर उनका टाइम बॉन्डेड ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ में पर्यावरणविद राघवेंद्र बद्री जी भी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राघवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, इस संघर्ष का जिम्मेदार कौन है? हम मानव जीवन की रक्षा को लेकर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हीं की गलतियों के चलते आज ये स्थिति आ गई है कि लोगों को अपने घर छोड़कर जाने पड़ रहे हैं? राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार, और पैनल में बैठे जितने भी एक्सपर्ट हैं आज के, उनको सभी को मेरा नमस्कार। और ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, जितने भी हमारे पहाड़ के बासिंदे हैं जो गांव में रह रहे हैं। आज ही मैं बात कर रहा था, आज हमारे भाई पे हमारे गांव में भालू ने अटैक किया। सुबह वो गांव का पानी खोलने जाते हैं और जब वो घर को वापस आ रहे थे तो जंगली भालू ने उन पे अटैक कर दिया और उनके पाँव की रिब्स की हड्डी को डैमेज कर दिया है, यानी कि उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया है। किसी भी तरीके से वो बच के भालू से लड़के घर आए हैं। तो मैं तो उस जगह से आ रहा हूँ, उस घटना को देख के आ रहा हूँ जहाँ आए दिन भालू के अटैक हो रहे हैं। समस्याएं बहुत गंभीर हैं और मुद्दा कुछ विषय चर्चा का भी है, कुछ विषय शोध का भी है, कुछ विषय वन विभाग का भी है। थपलियाल जी की कुछ कुछ बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। उन्होंने 3-4 बातें बहुत अच्छी बोली कि जो हमारे पहले अधिकार थे, वन अधिकार, गाँव में 1-2 किलोमीटर तक हम लोग झाड़ी काट देते थे। गांव में जो खेतों में पेड़ होते थे उनकी लॉपिंग का हमारे लिए एक नियम बना था कि आप उनको काट सकते हैं, लॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ सालों से, 15-20 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नियम निकाला
कि जो लोगों के खेतों में पेड़ हैं वो भी सरकार के हैं, वन विभाग के, आप उनको काट नहीं सकते हैं। जो झाड़ियां भी हैं वो वन विभाग की, आप उनको काट नहीं सकते हैं। अब आप एक चीज को समझना पड़ेगा, बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि हम उस चीज को वहां पे देख रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं। ये चर्चा का विषय इसलिए भी है, ये चर्चा से ज्यादा शोध का विषय है, क्योंकि दूसरी बात यह आई कि जो भालू है, अभी 2025 में भालू के अटैक से 4 मौतें हुई हैं और लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। और 2000 से 2025 तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2,30,000 और 90 जो घायल हुए हैं वो भालू के हमले से लोग घायल हुए इन 25 सालों में, और 71 लोग मरे हैं जो भालू के हमले से 71 लोगों की मौत हुई है। 2025 की मैं बात करूं तो अभी तक 4 लोग भालू के हमले से मर गए हैं, जिनको भालू ने बुरी तरीके से मार दिया है, और लगभग 71 लोग घायल हो गए हैं। तो आप आंकड़े देख सकते हैं, इन 5 सालों में भालू और गुलदार के हमले गांव में रहने वाले लोगों पे ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, तीसरी बात ये बहुत जरूरी है कि कुछ लोग प्लान करके चले गए हैं, लेकिन जितने लोग प्लान करके चले गए तो खेती भी उन्होंने कम करना शुरू कर दिया है। अब हो क्या रहा है कि जंगल से गांव सटा हुआ है, ये जंगल है उससे लगे हुए हमारे गांव है। अगर उत्तराखंड का टोपोग्राफी देखेंगे तो जंगल होते हैं, फिर गांव होते हैं, और इस तरीके से हमारा रहन बसन होता है। लेकिन वो जंगल से वो भालू गांव की तरफ कैसे आ जा रहा है, और वो आदमी नहीं। अभी हमारे गांव में 3 घटनाएं हुई हैं, गौशालाओं को फाड़ के भालू अंदर गया और उनकी गाय को मार दिया है। और चौथी बात यह है कि ये बिल्कुल झूठी बातें हैं कि वहां भोजन को सूंघ के आ रहा है या वो कुछ तरीके से आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे 90% फॉरेस्ट कवर है, लस ग्रीन फॉरेस्ट कवर है। इसका जो साइंटिफिक रीजन है कि सर्दियों में भालू जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वहां से नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि भालू को सर्दियों में ठंड लगती है। नवंबर से और जनवरी तक ये घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, नवंबर से और जनवरी, क्योंकि ये भालू, जैसे अगर भालू 7,000 फीट पे रहता है तो नीचे की तरफ आ जाता है, तो जो गांव 2,000 पे है, 5,000 पे है, तो वो भालू वहां के आसपास के जंगलों में आ जाता है। तो वहां पे एक कमी हो रही है, जो पेड़ हमें काटे नहीं है, जो झाड़ियां हमको काटनी चाहिए थी, वो भालू का घर बन गया है। अब वो हमारे गांव के 500 और 400 मीटर में रहने लग गया। तो यानी कि हमने उसको नियरेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड कर दिया है, जिसके कारण डायरेक्ट हमारी जो मानव बस्ती है उसमें आके हम लोगों को खाने लग जा रहा है, हमारी गायों को खा रहा है, मवेशियों को खा रहा है। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम, इसको समझने की जरूरत है। और चौथी बात, वन विभाग की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग का मतलब कि जो ये परगन्ना है, ये तोक है, ये गांव है, इसमें इतने भालू हैं। अगर वो गांव वालों को बता दे कि भाई हमारी गणना के अनुसार इस गांव के आसपास 10 भालू आ गए हैं, तो गांव वालों को जंगल जब जाएं तो आप सुरक्षित रह के जाएं, डंडा लेके जाएं, कुछ इस तरह, ऐसा कुछ है ही नहीं गांव वाले। अब महिला सुरक्षा की बात होती है सरकार में कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। अभी आपने एक घटना देखी, पूरी महिला का पूरा फेस भालू ने फाड़ रखा है, तो हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आप बताइए ना। अगर हमारी महिला जंगल नहीं जाएगी तो अपनी गाय कैसे पालेगी भाई? हमारी कोई स्कीम है क्या हमें अमेरिका से कोई चारा आ रहा है कि आप अपनी गाय को चारा दो, अपने घर में पालो, जंगल में जाओ? लेकिन हमको जंगल जाना ही पड़ेगा। और जंगल से हमेशा हमारी पहाड़ की महिलाएं सरोबोर रही हैं, उनका संबंध जंगल से रहा है, लेकिन पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। इन 5 सालों में जो भालू का एग्रेसिवनेस हो रही है, इस पे रिसर्च का विषय बनता है कि ये इतना एग्रेसिव कैसे हो रहा है, मानव बस्तियों की तरफ आ रहा है, और आदमियों को भी नहीं खा रहा है, ये गायों को भी खा रहा है। अभी हमारे गांव में लगभग 20 गायों को खा दिया, रिकॉर्डेड है। वन विभाग जो रुद्रप्रयाग का वन डिवीजन है उसमें रिकॉर्डेड है, 20 गायें उसने मार दी हैं और 4 मौतें हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। कहीं ना कहीं में इसको, जो फॉरेस्ट में फायर होती है, वन आग पूरे उत्तराखंड में जनवरी से और पूरे जून तक आग लगती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका कारण बनता है, क्योंकि जो जंगलों में इनका हैबिटेट है, इनका जो घर है वो जल जाता है, और जिन जंगली जानवरों को ये जानवर खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं जल जाते हैं। या जो ये जंगली सुअर हैं, इनका मानव बस्ती, सुअर का तो क्या बोलूं, सुअर ने तो 90% लोगों को खेती न करने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो अगर वो अपना मोटा अनाज लगा रहे हैं तो सुअर उसको खा दे रहा है, वो अपने गेहूं चावल बो रहे तो सुअर उसको खा दे रहा है। तो हर चीज एग्रेसिव के मोड में है। बंदर एग्रेसिव हो रखे हैं, घर से रोटी ले जा रहे हैं, सुअर एग्रेसिव हो रखे हैं, खेत का अनाज चपट करके चले जा रहे हैं, गुलदार एग्रेसिव हो रखा है, पेड़ में जाके घात लगा रहा है और लोगों को खा दे रहा है, भालू एग्रेसिव हो रखा। भाई पहले तो हम सोचते जंगल में कोई गया तो भालू ने अटैक कर दिया, लेकिन गौशाला में आके गौशाला का दरवाजा तोड़ के, गौशाला को फाड़ के, अंदर गाय बंदी है उसको मार रहा है। तो ये इस बिहेवियर को कौन समझेगा? इस बिहेवियर को हम समझेंगे या वन विभाग समझेगा? ये जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो समझेंगे। तो सवाल इस पे चर्चा का मुद्दा है
और पलायन आयोग की बात करते हैं कि भाई पलायन आयोग हम गांव, तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी सरकारें हैं चाहे किसी की भी हैं, तो अगले 5 सालों में एक काम करना कि बंदर और सुअर और गुलदार इनको वोटिंग लिस्ट में रख देना, क्योंकि ये वोट देंगे, क्योंकि अब वहां गांव के बासिंदे तो नहीं रहेंगे। मेरे भाई पे अटैक हुआ, मेरे भाई तो गांव में नहीं रहेगा, या हम पे अटैक हुआ गांव में नहीं रहेगा, तो अगले साल से वोटिंग लिस्ट में सुअर, बंदर और लेपर्ड का नाम भी होना चाहिए, ताकि विधायक और जो मंत्री हैं या जो प्रधान बन रहे हैं उनको वोट वो सुअर और वो भी दे। क्योंकि जब हमने गांव में रहना ही नहीं है, जब जंगली जानवरों ने रहना, तो भाई ठीक है उनको वोटिंग लिस्ट में डाल दो। तो एक मजाक किया जा रहा है गांव के लोगों के साथ, एक बहुत बेहुदा मजाक किया जा रहा है। अभी मुआवजे की बात करते हैं, आप किसी को अगर अटैक किया कि खाली उसको इलाज का ही पैसा मिलेगा? हॉस्पिटल, अपने गांव से हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसको गाड़ी बुक करनी पड़ती है, उस गाड़ी का पैसा कौन वहन करेगा? क्या सरकार या वन विभाग उस गाड़ी का पैसा वहन करेगा? अगर करेगा तो इस पे डिबेट होनी चाहिए। उसको कोई नहीं देखता है, बोल देते हैं एक सीवियर केस बना दो, भालू ने हमला किया और वो कर दो। तो इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए मैम। ठीक है, चलिए लौटते हैं सर आपके पास में। हमारे साथ में और मेहमान हैं, कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर आपने बाकी सभी मेहमानों को सुन लिया होगा, पर्यावरणविद राघवेंद्र जी की ओर से काफ़ी अहम बातें बताई गई, लेकिन कुलदीप जी ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमने उससे अपने पास ही घर बनाने का मौका दे दिया, एक ये कारण मुझे ठीक लगा। और दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि भाई हम खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं, उन्हें सूंघते हुए चले आते, ऐसा कुछ है क्या? देखिए गरिमा जी, ये जो विषय है वन्य जीवों के साथ संघर्ष का, इससे पहाड़ हमेशा सुलगते रहे हैं। पहाड़ वासियों को इन घटनाओं से हमेशा दो चार होना पड़ा है। देखिए, मैं कोई वन्य विशेषज्ञ नहीं हूँ और ना ही मैं कोई पर्यावरणविद हूँ। मैं कई बार जब आपसे डिबेट में आता हूँ और जब चर्चाएं होती हैं तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हाँ, मैं उत्तराखंड का वासी हूँ, मैं एक सीमांत जनपद में रहा हूँ और मैंने वहाँ अगर कुछ चीज़ों को देखा है अपने बचपन से लेकर के, जब से हमने होश संभाला तब से लेकर के अभी तक, अगर हम उन घटनाओं को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, समझते हैं, तो हाँ, जब उनको मैंने ज़रूर आत्मसात किया और उन्हीं अनुभवों को मैं कई बार अपनी डिबेट में यहाँ पर प्रस्तुत भी करता हूँ। पहाड़ इतने ज़्यादा वन्य जीवों से परेशान नहीं थे जितने अब हैं, और पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 10 से 15 सालों में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या तो ये भी हो सकता है कि अब चूंकि सूचना टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास सोशल मीडिया ज़्यादा है, तो चीज़ें ज़्यादा उभर करके सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जो सरकारी आंकड़े हैं, अगर हम उनकी तरफ नज़र डालें तो ये आंकड़े घटते हुए क्रम में नहीं हैं, ये आंकड़े बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देते हैं। तो फिर लगता है कि नहीं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कोई गलत नहीं है, वो कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। ठीक, उत्तराखंड में क्योंकि आज हम ये बड़े गर्व से कहते हैं पर्यावरण दिवस के दिन कि हमारी वन्य क्षेत्र में विस्तार हो गया है, और हमारे पास जब राज्य बना था तब 60% वन क्षेत्र था, आज हमारे पास 70% वन क्षेत्र है। तो अगर हमारे पास इतना वन क्षेत्र बढ़ा है तो पहला सवाल ये उठता है कि वन क्षेत्र के बढ़ने से भाई जो नेचुरल हैबिटाट है जानवरों का वो तो और विकसित होना चाहिए था। फिर वो मानव जीवन के साथ उसका संघर्ष कैसे बढ़ने लगा है? ये जो शांतिपूर्ण जो सह अस्तित्व हुआ करता था वन्य जीव का और मनुष्य का, जो इंटीरियर्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनके साथ वन्य जीवों का जो तालमेल था जीवन का, वो क्यों बिगड़ गया है? ठीक, तो अगर हम इनको थोड़ा गंभीरता से देखें तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं उन सरकारी संस्थाओं पर और उन नियम और कायदों पर जिनको लेकर के सरकार ने जनता पर और खासकर उन सीमांत क्षेत्र की जनताओं पर, ग्रामीणों पर शिकंजा कसा है। क्योंकि वन क्षेत्रों को लेकर के बहुत करीब से मैं चमोली जनपद के गोपेश्वर का रहने वाला हूं, और मैंने अपने गांव की महिलाओं को वन्य क्षेत्रों को लेकर के, पेड़ों को लेकर के, पर्यावरणों को लेकर के बहुत सजग देखा है। उनकी वन पंचायतें थी, उनके पास कुछ हकूक थे, और ये भी एक दौर था, हमने अपने बचपन में देखा जब गांव में कुछ शादी होती थी तो जंगल से 2 पेड़ उनको मिल जाते थे, और उसकी एवज में उस परिवार को वहाँ वृक्षारोपण भी करना होता था, और न सिर्फ वृक्षारोपण करना होता था बल्कि उनको वो वृक्ष जब तक अपने परिपूर्ण अवस्था में ना आ जाएं उनकी सुरक्षा भी करनी होती थी। ठीक है,
गांव में महिलाएं जंगली जानवरों के लिए पशुओं के जो अपने पालतू पशुओं के लिए घास लेने के लिए जाती थी, उनके भोजन के लिए। ठीक है, तो जो गांव से लगते हुए जंगल थे, एक सीमा क्षेत्र होता था कि भाई यहाँ से ऊपर जंगली जानवर होंगे और इसके सीमा के भीतर ही हमने अपने पेड़ों से घास लेनी है। तो पेड़ों की लॉपिंग हो जाती थी, जंगल की घास कट जाती थी, तो जंगल साफ हो जाते थे, रास्ते साफ हो जाते थे। कोई भी वन्य जीव अगर वहाँ विचरण कर रहा है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ठीक, आज की डेट में वन्य कानूनों को इस तरह से बना दिया गया है कि वो वनों की रक्षा कम कर रहे हैं, बल्कि वो जो आम जन है, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो एक फंदा बन गए हैं। ठीक, आज आप पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मंदिर, देवी देवताओं के स्थान जो हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं, जहां आपको जंगलों से पैदल यात्रा करके जाना होता है। हमने कभी नहीं सुना था बचपन से अभी तक कि भैया इतने 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। कभी जंगल में जाते हुए किसी जानवर ने किसी यात्री पर हमला कर दिया हो। यात्री 2-4 लोग जाते थे, बहुत ज़्यादा लोग भीड़ में नहीं जाते थे, 2-4 लोग कभी करके चले जाते थे। तो हमने कभी नहीं सुना कि गोपेश्वर में रुद्रनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ जाते हुए कभी भालू ने हमला किया हो, या माता अनुसुईया का मंदिर है, वहाँ जाते हुए कभी भालू ने हमला किया हो, या बाघ ने हमला किया हो। हाँ, इतना जरूर है कि जाने वालों को ये जानवर, वन्य जीव जरूर दिखाई देते थे। ठीक, तो अब ये समझना होगा कि वो क्या कारण है कि ये मनुष्य के पर आक्रमण कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। ठीक, आप देखिए राज्य बनने के बाद पिछले 25 सालों में लगभग 1250 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ठीक, और 6000 से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इस राज्य में हुए हैं। राज्य के वन विभाग का बहुत बड़ा बजट है, लेकिन फ़ायदा क्या है कि वो उस बजट से आईफोन खरीद लेते हैं, वो आईपैड खरीद लेते हैं, वो आई टैब खरीद लेते हैं। ठीक, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ कभी कभी सरकार जब ये इस तरह की बातें करती है, आप वन्य जीव का मांस ले जाने वाले व्यक्ति को ट्रैप कर लेते हैं, आप उस मांस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कटा फटा है, लेकिन कोई जानवर अगर किसी मनुष्य की सीमा रेखा क्षेत्र में आ रहा है, आप उसको ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ये इस राज्य के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे जिम कॉर्बेट में है, हमारे टाइगर रिजर्व में है, तो हमें यह भी समझना होगा कि यहाँ मनुष्य भी रहते हैं। ठीक, और मनुष्यों के साथ जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल अभी ठीक कही जो पर्यावरणविद हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि भाई वन विभाग के अधिकारी हैं, वही लोग तो भाई इसमें पढ़े लिखे हैं, उनका शोध है। हम तो आम जन हैं, हमारा तो उतना शोध नहीं है, लेकिन उनका तो शोध कार्य है कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसको देखें, समझें। ठीक है, और फिर इस समस्या पर कोई रास्ता निकालें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देहरादून के वन मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी, उनको सिर्फ इस बात की चिंता होती है कि कंजर्वेटर कैसे बना जाए, डायरेक्टर, नेशनल पार्क का डायरेक्टर कैसे बना जाए, पीसीसीएफ कैसे बना जाए, एक दूसरे की टांग कैसे खींची जाए। ठीक, उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा चिंता है। वन क्षेत्रों में क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या वहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्थाएं हैं, नहीं हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और अब तो मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं होगा कि उत्तराखंड में मनुष्य, इंसान जो है वो गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और जो वन्य पशु हैं, वन्य जीव हैं, वो जंगलों से गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक उल्टा चक्र यहाँ पर एक विकसित हो गया है। ठीक, क्योंकि हमारे गांव खाली हैं, वहाँ जंगल उगाए हैं, और उन्हीं जंगलों को दिखा करके वन विभाग कहता है कि हमारा वन क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक, अब कभी जो छोटे मोटे गांव अगल बगल के लगते हुए गांव हैं, और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको थोड़ा समझना होगा। सरकार को चाहिए कि इसको गंभीरता से ले। हमारे बगल में हिमाचल है, वन क्षेत्र से आच्छादित राज्य है, कितने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। या पूरा जो हम नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालयी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र देखा जाए, वो पूरा वन्य क्षेत्र है। वहाँ के आदिवासी जो हम कहा जाता है, जिनको वनवासी कहा गया है, वहाँ लोग रह रहे हैं। तो मैं ये समझना होगा कि
वनवासी जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो जंगली पशुओं के साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकते थे, जो आज हम नहीं रह पा रहे हैं, या ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। देहरादून, उत्तराखंड का देहरादून क्षेत्र, जहां वाइल्ड लाइफ सेंटर से लेकर के फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर तक यहाँ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ पर पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। ठीक है सर, चलिए लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को हम जोड़ते हैं। भाजपा से कमलेश रमन जी हैं। कमलेश जी, आपने कुलदीप जी को सुन लिया होगा, कई अहम बातें उनकी ओर से कही गई। क्यों आखिर ये लापरवाहियां हैं? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कुछ ही लोगों के लिए खतरा है, बहुत मात्रा सामने आ रही है। अभी देखिए पर्यावरण मंत्री राघवेंद्र जी ने जो बताया कि 4 लोगों की जान जा चुकी है और कितनी महिलाएं घायल हैं, या पुरुष भी, जो लोग भी जाते हैं उन इलाकों में रहते हैं, तो इससे जल्द से जल्द निपटना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा, शुरू में ही कहा कि सरकार ये सब जो हमारे जंगली जानवर हैं इनको लेकर के सचेत है और अपने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कर्मचारियों से लेकर के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और वन मंत्री जी ने भी करी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ इतने, अभी हमारे पैनलिस्ट बैठे थे, सबने अपनी अपनी बात रखी और बिल्कुल मानव रक्षा के लिए बातें रखी और बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी ने भी, एक ने भी ये कहा कि ये अच्छा हो सकता है, इसकी वजह से ये अगर हम करते हैं, या कोई अच्छी ऐसी सलाह कि हम ये करते हैं तो हम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेंगे हमारे ग्रामीण। अभी कॉरिडोर की बात आई, अब आप मुझे बताइए गरिमा जी कि कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन सकता है? जो हमारे इतने बड़े बड़े जंगल हैं, कहाँ कहाँ कॉरिडोर बन सकता है? ये तो एक असंभव जैसी बात है। लेकिन जहां हो सकता है, जहां पर हम सुरक्षा दे सकते हैं, वहां पर सरकार अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा देने का काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम वाकई जंगलों के जो अधिकार थे, जो हमारे लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, वो गांव जंगल में जाते थे लकड़ी काटना या पुरा लेने जाना या घास लेने जाना, ये सब चीजें किया करते थे। वो थोड़ा अब कम हुआ है। पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र या जो गांव थे, हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे, वहां पर लोगों की आवाजाही से लेकर के जो निवासरत लोग थे, वहां पर बहुत अत्यधिक लोग थे। लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल सत्य है, इसे ये कटु सत्य है कि पलायन हो चुका है। कुछ कम लोग हैं वहां पर। जब लोग कम हैं तो जानवरों में एक जो है हौसला भी है कि वो कहीं चल देते हैं कि कोई है नहीं, लोग नहीं है, सुरक्षा नहीं हो सकती। अब जो हमारी सरकार ने एक जो पहल करी है, वो ये करी है कि ग्रामीण क्षेत्र से जहां पर हमारे प्रतिनिधि हैं या जो लोग हैं, उनको हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और वहां पे संसाधन भी देने का काम कर रहे हैं कि आप इस तरीके से अपनी जान माल की सुरक्षा भी कर सकते हैं। और चेतावनी बोर्ड, साइन बोर्ड हर जगह जगह लगाए हैं कि यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है या वो आ सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सुरक्षित रहें। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी आपस में मुझे लगता है कि जो वहां पर लोग रहते हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से उस प्रशिक्षण को लेना चाहिए और देखना भी चाहिए। और सरकार अपनी तरफ से पूरा गंभीर है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के उनको सिखा रही है जानवरों को कि जाइए और हमारे ग्रामीणों पे हमला कर दीजिए। अभी आप कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये जरूर है कि उन जानवरों को आने से रोका जाए। हमने ये आरोप भी नहीं लगाया कि सरकार सिखा रही है। जानवरों को हम कैसे रोके? बड़ी बचकानी बातें हैं ये। बात की आपने मेरी अभी मजाक भी उड़ाई कि मैंने कहा कि जी लोग आते जाते लोग वहां पर जो है कुछ ना कुछ खाने का सामान फेंक देते हैं, कमलेश जी, मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। पहले तो सुनिए कमलेश जी, मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए हमें भी जवाबदेही वैसे ही रखनी चाहिए। अब अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि हमने खाने की चीजें खुली छोड़ दी, तो इस वजह से भालू और गुलदार अगर क्षेत्रीय इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो ये बचकाना जवाब है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कुछ कमियां ये भी हैं। मैंने ये कहा कि कुछ कमियां ये कारण हो ही नहीं सकते। ये कारण हो ही नहीं सकते। खाने की खुशबू कितनी दूरी तक पहुंचती है? अगर मैं आपसे एक मोटे तौर पर पूछ लूं, कितनी दूरी तक खाने की खुशबू पहुंच सकती है? क्या उतने नजदीक भालू और गुलदार का रहना ठीक है? क्या उतने नजदीक भालू और गुलदार का रहना ठीक है? तो क्या वो कारण है? मतलब कहते ना, तर्क थोड़े से अगर आप सही से देंगी तो मैं उस चीज को रखूंगी। के कारण जो नीचे की तरफ आते हैं, वाकई उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार अपनी ओर से काम कर रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो। कुलदीप जी, आप कुछ कह रहे थे? संसाधन देने का काम है। ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, लौटेंगे कमलेश जी। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए कुलदीप जी। इसलिए उठती है क्योंकि सरकार के पास संसाधन है और एक वन विभाग जो इतना बड़ा महकमा है, ठीक है,
उत्तराखंड में मैंने आपसे कहा ना कि FRI यहाँ पर है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, जहाँ देश दुनिया के लोग शोध करने आते हैं वन क्षेत्रों पर और वन्य जीवों पर। ठीक, हमारे राज्य को, उत्तराखंड राज्य को इसका क्या लाभ हो रहा है? ठीक, वन विभाग में उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ वन आरक्षियों की भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। ठीक, तो जिन आरक्षियों ने वन क्षेत्र में जाकर के वहाँ जो वन क्षेत्र की सीमाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाएं हैं, जहाँ जाकर के जो पेट्रोलिंग करनी थी, जहाँ मॉनिटरिंग करनी थी, वहाँ तो कैसे, जब उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी टाइम पर, तो वहाँ पेट्रोलिंग कौन करेगा? अब मुझे ये बताइए, हमारे कितने DFOs हैं जो अपने क्षेत्रों में भ्रमण पे निकलते होंगे? ठीक है, आप देखिए कि रुद्रप्रयाग में जो ये बियर अटैक, भालू के साथ जो घटनाएं हुई हैं, अक्सर हमने, आपको याद होगा गरिमा जी, हमने लगभग 6-8 महीने पहले के न्यूज़ पर ही ये डिबेट की थी कि केदारनाथ क्षेत्र में जो एविएशन की, अत्यधिक एविएशन का जो लोड पड़ रहा है, जो हेलीकॉप्टर और भारी मशीनों की जो गड़गड़ाहट है, उससे वन क्षेत्रों, वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेके हमने चर्चा की थी। ये सारे उसके परिणाम हैं, क्योंकि उच्च क्षेत्रों में जब इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी, इस तरह की कार्रवाइयां होने लगेंगी, भारी भरकम मशीनें वहां पहुंचने लगेंगी, जंगलों के बीच में कोर एरिया में जब प्राइवेट रिसोर्ट बनने लगेंगे, व्यवसायियों को वो दे दिए जाएंगे, चाहे हम लीज पर दें या जैसे दें, वो वहां पर भारी भरकम ध्वनि यंत्र लगा रहे हैं, डीजे पर पार्टी हो रही है ना, तो ये परिणाम तो निकल करके आएंगे जो आज हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो नियमों का ठीक है। देखिए, उम्मीद यही है कि बेहतर काम करे सत्ता पक्ष, वन विभाग पूरी तरीके से एक्टिव हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की चिंता जरूर बढ़ेगी और जितनी जल्दी राहत पहुंच सके उतना ही ठीक रहेगा। शुक्र सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो वन विभाग फेल और मानव जीवन के लिए लगातार खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि वन्य जीव और मानवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।